हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि 12th बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछने लायक हो। तो हमने पिछले वीडियो में करवा दिया था ग्रामर पोर्शन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो संभावित प्रश्न जिसका हिंदी होता है, जो बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। एक पार्ट करवाया है और एक पार्ट करवाया है जो ग्रामर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ दिया है और जो पूछने वाला है। एक एक पार्ट हम करवा दिए थे। अब हम बुक से करवाने वाले हैं। जो एग्ज़ाम में पूछ दिया है वो करवा दिए हैं बुक से, और आज मैं जो करवाने वाला हूँ इस वीडियो में वह बुक से जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह 12th बिहार बोर्ड के लिए है। मैं जानता हूं कि 9 बजे मैंने कहा था शाम को, लेकिन मैं वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि लाइव स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नेट प्रॉब्लम आ जा रहा था, अच्छी तरह से क्लियर आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो आज से रेगुलर जाएगी वीडियो 9 बजे शाम को 12th क्लास के लिए, और 7 बजे शाम को 10th क्लास के लिए, ठीक है ना। 10th क्लास का SST का जाएगा, सोशल साइंस का, और 12th क्लास के लिए इंग्लिश का जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का डर ख़त्म कर दो और 10th क्लास के सोशल साइंस का डर सब समाप्त हो जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पूर्ण विश्वास रखिए हम पर, और आप एक ही एक क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट गॉडलेस होगा, बेस्ड ऑन बिलीफ होगा, या बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी होगा, या बेस्ड ऑन मैटर होगा। तो आप बतलाइएगा कि कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा कि कौन सा होगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। देखिए बी ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एज, मतलब भारतीय जो सभ्यता है वह किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है मित्रों? वह है बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, मतलब बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, मतलब भगवान में विश्वास पर आधारित है जो भारतीय सभ्यता है। आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो भगवान पर विश्वास रखते हैं। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी भारत माता ग्राम वासिनी आपको लिखा हुआ है, जो सुमित्रा नंदन पंत लिखे थे कि 33 कोटि संतान नगंतन अर्थ शोजित शोषित निर्जन। कहने का मतलब हुआ कि 33 करोड़ 30 करोड़ उतनी घड़ी जनसंख्या थी, और हमारे देश में भगवान की जनसंख्या उस वक्त 33 करोड़ था। 33 करोड़ भगवान की जनसंख्या थी मित्रों, और सुमित्रा नंदन पंत से पता चलता है कि 30 करोड़ जनसंख्या आज़ादी से पहले भारत की जनसंख्या थी। फिर भी भगवान आज़ाद नहीं करवा सके इस देश को। लेकिन हम लोगों को उन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अपने दम पर जिया जाता है, दूसरे के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कलम में इतनी शक्ति है, कलम में इतनी शक्ति है कि कुछ भी किया जा सकता है, समझे। और इसलिए कलम पर आप ध्यान दीजिए। कलम जो है वो सबसे बड़ा हथियार होता है। कलम से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में वैसे वैसे व्यक्ति रहे हैं जैसे भगत सिंह। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी अपने दम पर जिया जाता है, दूसरों को कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। और उन्होंने स्वयं अपने आप लड़ाई लड़ करके ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी हुए, जिसकी वजह से, और महात्मा गांधी की मेहनत की वजह से, उनकी अहिंसा और सत्य की वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान को आज़ादी करना पड़ी थी। इसका भी इतिहास रही है, क्या क्या पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, क्या हुआ है कि नहीं। तो ज़्यादा हम वीडियो में नहीं बतलाएंगे, ठीक है। हम ऑफलाइन क्लासेज में हम काफ़ी चीज़ बतला चुके हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है भारतीय जो सभ्यता है मित्रों, हमारी भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन बहुत सारे कल्चर निवास करती है, उसकी संस्कृतियाँ, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। जैसे मुस्लिम धर्म का अलग होती है संस्कृतियाँ, बौद्ध धर्म का अलग होती है,
और हिंदू धर्म का अलग संस्कृतियाँ होती है। अब हिंदू धर्म में देखिएगा किसी आप पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो अलग है, बिहार में रहेगा तो अलग संस्कृति है, झारखंड में जाइएगा तो कुछ अलग है। सबकी जो संस्कृतियाँ, कहने का मतलब रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ये सब जो होती है परिवर्तन आती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये कल्चर है, संस्कृति है, ठीक है ना। और सभ्यता कहने का मतलब हुआ कि आपके अंदर क्या, आप महात्मा गांधी के अनुसार भी अगर देखते हैं तो गुड कंडक्ट होता है, मतलब आचरण। सभ्यता आपको यह बतलाती है कि आप मतलब सभ्य हो गए हैं, मतलब आपकी आचरण सही हो रही है, समझिए कि नहीं। सभ्यता आपका है कैसा, ठीक है ना, आपकी किस पोजीशन में जी रहे हैं, ये पूरी एक सभ्यता होती है, ठीक है ना। जैसे पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी, उसको हम लोग देखते हैं। आज किस तरह से डेवलप हो गई है सभ्यता। पहले हम लोग जंगली थे, हमारी यह नाखून यह बतलाती है कि हम लोगों का पाशविक लक्षण था, जंगली थे, लेकिन हम लोगों को नाखून काटना यह बतलाता है कि हम लोग सभ्य हो गए हैं, काफ़ी चीज़ हम लोग जानने लगे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इनका जो राइटर अगर हम बोल सकते हैं तो कौन है। इंडियन सिविलाइजेशन किस विधा में लिखी गई है, तो ऐसे में लिखा गया है, ऐसे अर्थात निबंध जिसको बोलते हैं, निबंध में लिखा गया है, और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर, बॉर्न जो हुआ था महात्मा गांधी का, बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। और जो ये मर गए थे, इनकी जो डाइड हुई थी, मतलब जो मृत्यु हुई थी, वह हुई थी 30 जनवरी और 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था। नाथूराम गोडसे इसलिए मार दिया था कि महात्मा गांधी को कहता था कि ये बिल्कुल गद्दार है, क्योंकि इसने पाकिस्तान को बांट दिया है, डिवाइड करने की कोशिश किया है, बांट दिया है, हमारा भारत को बांट करके पाकिस्तान बना दिया है। लेकिन नाथूराम गोडसे को क्या पता था कि उस वक्त कैसी परिस्थिति आ गई थी। अगर पाकिस्तान को अगर अलग नहीं किया जाता ना मित्रों, तो न आप रहते, न वे रहते, न मुस्लिम धर्म रहती, न हिंदू धर्म रहती। ऐसी स्थिति बन गई थी, खून की नली बह रही थी। वैसा स्थिति में आप क्या करते। एक व्यक्ति का अगर मर्डर होता है तो आप जानते हैं कि पूरा के पूरा चक्का जाम कर देते हैं। जब तक आपको 4-5 लाख के चेक नहीं मिलता है तब तक आप छोड़ते नहीं हैं जाम। वीडियो के बुलाइए, डीएम के बुलाइए। और उस वक्त हज़ारों लाखों की संख्या में जब मर रहे थे, रक्त बह रहा था, नाली बह रही थी, तो उस परिस्थिति में क्या करते आप, उस वक्त क्या कर सकते थे, हैं? इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी मेहनत करने के पश्चात हमारे देश इतनी अच्छी तरह से हस्तांतरित हो गया, शासन मजबूर हो गया स्वयं, और लॉर्ड माउंटबेटन आ करके स्वयं उन्होंने बतलाया कि आप संविधान बना सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा गठन हुआ। इस तरह से प्रोसेस होते हुए सारी चीज़ हुई, और आप कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। हाँ, बात नहीं करनी चाहिए, वास्तविकता को पहचानना चाहिए, आखिर वास्तव में है क्या। वास्तविकता अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। हमेशा वास्तविकता को जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हमेशा वास्तविकता चीज़ को जानिए आप लोग, क्योंकि अगर रियली चीज़ों का आप लोग नहीं जानिएगा तो आपको सच्चाई से परिचित अगर नहीं मिलेगा, सच्चाई से परिचित आपको नहीं होगा, तो आप गलत जान जाइएगा और गलत फैलाइएगा। तो इस तरह से किंवदंतियाँ हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ और 1948 ईस्वी में मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे एक सत्य और अहिंसा के पुजारी बोलते हैं। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर वो हमेशा चलते थे और दूसरों को भी शिक्षा देते थे, ठीक है। और ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने 1915 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक लड़ाई लड़ा। 1948 ईस्वी तक बोल सकते हैं, 47 ईस्वी तक उन्होंने लड़ाई लड़ा। इसलिए अगर हम बोल सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इसमें महात्मा गांधी का जो योगदान है 1915 टू 1948 तक है, ठीक है ना। और गांधी युग जो कहा जाता है 1915 से 1947 ईस्वी तक जो युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो 1915 से 1948 ईस्वी तक योगदान है महात्मा गांधी को, हमारे जो राजनीतिक जीवन है भारत की, उसमें योगदान इनका है, ठीक है ना। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक जो योगदान था, वहाँ रंग भेद को समाप्त किए थे उन्होंने, ठीक है। और 1915 से भारत वापस आए थे,
ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी इनके इतिहास रही है, बहुत सारे इनके आंदोलन भी हुई है, ठीक है। आप बोर भी हो रहे होंगे ज़्यादा एक ही चीज़ बताने से, ठीक है। इसलिए हम लोग आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपनी सभ्यता को अपने ध्यान रखना चाहिए, सिविलाइजेशन को। आगे क्वेश्चन को आप देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का सही उत्तर आपको मिल गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो मर गए थे वह मर गए थे 1800 नहीं बल्कि 1969 ईस्वी में। तो 1969 जिसका सही जवाब होगा, 1969 ईस्वी में। तो 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 ईस्वी में मर गए थे और इनकी जो जन्म हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वह हुआ था, आप कह सकते हैं कि इनकी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 1969 ईस्वी में मर गए थे। आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर भी रहे थे, मतलब जिसको राज्यपाल के रूप में जानते हैं। तो 1957 ईस्वी में बिहार के राज्यपाल रहे थे और 5 साल कार्य पूर्ण करने के बाद 1962 ईस्वी में भारत देश के उपराष्ट्रपति बनाया गया था। तो 1962 और 5 साल ये भी काम किए तो 67 वर्ष हो गया और 1967 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति के लिए सिलेक्ट किया गया था और 1967 ईस्वी में जब ये राष्ट्रपति के लिए बने तो 1969 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहे, क्योंकि 1969 ईस्वी में मर गए थे, ठीक है ना। कार्यकाल इसको रोका नहीं गया, ना कोई महाभियोग लगाया भी गया था, ठीक है ना। आप जानते हैं कि महाभियोग लगाई जाती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, जो अनुच्छेद नंबर 161 में व्यवस्था है, ठीक है ना। तो आप लोग जब 12th क्लास पास कर जाइएगा, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम अगर तैयारी करना होगा तो आप स्तंभ क्लासेज में आ जाइएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ होती हैं। तो हम यह कह रहे थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे, 1967 ईस्वी में, और ओथ भी लिए थे, जो शपथ लिए थे 1967 ईस्वी में ही लिए थे, ठीक है ना। तो यह जो है भारत इज माई होम जो जाकिर हुसैन जी लिखे हैं, तो जाकिर हुसैन जो भारत इज माई होम लिखे हैं, यह एक स्पीच है, भाषण है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, यह ऐसे निबंध है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी अपने पास रखिए, उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वह है, देखिए, नानो काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानो काका को इंस्टॉल किया गया था, कहाँ इंस्टॉल कर दिया गया था? मनोहर मालगांवकर के जो मामू थे, जो आ रहे थे मंत्री से मिलने के लिए, तो मंत्री के मिलने के लिए जब आ रहे थे नई दिल्ली, बम्बई से जब नई दिल्ली आ रहे थे, तो नानू काका आखिर इंस्टॉल्ड कहाँ किए, मतलब इनको रहने की व्यवस्था कहाँ किया गया? तो ऑथर्स के बेडरूम को नानू काका को इंस्टॉल जो किया गया, रहने की जो व्यवस्था किया गया, ऑथर्स के बेडरूम में व्यवस्था किया गया था। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑथर्स का बेडरूम, ऑथर्स कहने का मतलब वो मनोहर माल गांवकर हैं, क्योंकि मनोहर माल गांवकर स्वयं वे तो लिखते ही हैं और उनके मामू ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी कहानी है। तो इन जो मनोहर माल गांवकर है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, वे कहानियाँ लिखते हैं वे, तो इसलिए ये जो ए पिंच ऑफ हसनफ है, ए पिंच ऑफ हसनफ, वो भी एक कहानी ही है जो कंटेम्प्रेरी इंडियन क्या बोल सकते हैं, एक बुक है जो जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन, शायद इंडियन कल्चर इन इंग्लिश कुछ ऐसी करके है, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश है शायद, इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ठीक है ना। इस कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इस तरह से नाम है, उस बुक से ही लिया गया है, पिंच ऑफ हसनफ, ठीक है ना। ये चैप्टर है। तो जो नानू काका
थे, आप उनके बारे में बिल्कुल कहानी जानते हैं, किस तरह से बड़ी-बड़ी बातों करके कितने लोगों को जाल में फँसा कर क्या से क्या काम करवा लेते हैं। वो सारा चीज़ों के बारे में आप लोग भली-भाँति आप लोग जानते होंगे। तो मैं बता रहा था कि जो मनोहर लाल गाँवकर है, इनकी जो जन्म हुई थी, उनकी जन्म हुआ था, आप उन्हें मनोहर लाल गाँवकर के अगर देखेंगे तो 1913 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। 1913 ईस्वी में जन्म लिए थे और 2010 ईस्वी में ये मर गए थे, ठीक है ना। तो 2010 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बॉर्न जो हुआ था 1913 में, और इनकी जो डाइड हुई थी 2010 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 2010 ईस्वी में मर गए। तो हम इतना सारी जानकारी दिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो इसका फिलहाल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। तो जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है इंडियन सिविलाइजेशन का, इज टू एलिवेट करने का, तो ये क्या है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति आखिर किस चीज़ों को विकसित करने के लिए है। तो मोरल बीइंग। मोरल बीइंग कहने का मतलब क्या हुआ। मोरल बीइंग के मतलब होता है, देखिए और थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं। मोरल बीइंग, मोरल बीइंग के मतलब होता है कि जो नैतिक, ठीक है ना। मोरल बीइंग कहने का मतलब जो नैतिक है, नैतिक जो शिक्षा होती है, मोरल एजुकेशन होता है, उन चीज़ों को विकसित करने के लिए भारतीय सभ्यता जो है सो सिखलाती है, हम लोगों को बतलाती है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है सो, ठीक है ना। ना इमोरालिटी अनैतिकता की भावना तो देगी नहीं, ना पार्शियलिटी है, ना डिसऑनेस्टी। ये सब काहे के लिए सिखाएंगे भाई, है ना। जो भारतीय सभ्यता बहुत बढ़िया सभ्यता है, ठीक है ना। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता से, इंडियन सिविलाइजेशन से बहुत सारे देश भी सीखा है, और हम लोग अपने इंडियन सिविलाइजेशन को भूल रहे हैं। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता, जो यूरोपीय देश में, जैसे आपको इंग्लैंड जैसे जो देश है, उसको हम लोग अपना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे शॉर्ट पहनना, है ना, टी शर्ट जीन्स, इस तरह के कई तरह के है ना चीज़। तो हम लोग अपना वेशभूषा भूल करके दूसरे का आकर्षित कर रहे हैं, दूसरा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि महात्मा गांधी स्वयं 10th क्लास के शिक्षा और संस्कृति नामक चैप्टर में बोले हैं कि हमें खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, हवाओं तो सभी जगह से जानी चाहिए, लेकिन हमें उस हवा में बह नहीं जाना चाहिए, उड़िया नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर सभ्यताएं हमारे देश में अलग अलग जगह के आ रही है, तो आने दीजिए, हम रोक थोड़े रहे हैं। लेकिन ऐसा ना है कि हम उसी चीज़ को हम अनुकरण करने लगेंगे, मतलब उसी में हम उड़ नहीं जाएंगे, समझे ना। हमारी जो सभ्यताएं हैं बहुत अच्छी तरह से है। हमारी सभ्यताएं में जो वस्त्र होती है पूरी तन ढकने के लिए होती है, लेकिन उन लोगों के वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है कि बिल्कुल ऐसे ही, है ना, छोटा मोटा पहन करके लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो समस्याएं हैं। तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। मोरल बीइंग हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ये भी क्वेश्चन है वो इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है, ठीक है ना, भारतीय सभ्यता। ये भी क्वेश्चन जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर से उद्धृत है, जो 12th क्लास के ही फर्स्ट चैप्टर में है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसकी सी ऑप्शन इसका सही हो ही गया। जो पांचवा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, ये जो कहानी है आर्टिस्ट, उसको किसने लिखा है। तो द आर्टिस्ट को सिगानोया लिखे हैं, ठीक है ना। द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, सिगानोया। द आर्टिस्ट को कौन लिखा है, सिगानोया लिखे हैं। जो कि सिगानोया जो थे, इन्हें जो द आर्टिस्ट लिखा है, एक जापानीज स्टोरी राइटर भी थे। तो जापान की कहानियों को लिखा है कि किस तरह से जो किसान है, उनका एक पुत्र है, और वो पुत्र के पास इतनी अच्छी कलाकारी है, लेकिन उनकी कलाकारी को दबा दिया जाता है, और उनकी कला की वजह से वह हो सकता है लाखों रुपये कमा सकते थे, करोड़ों, लेकिन उसके पिताजी दबा देते हैं, और गुरुजी के भी कहने पर, ठीक है, गुरुजी शिकायत करते हैं, माता शिकायत करते हैं, फिर उसके बाद पिताजी आते हैं काम करके, उसके बाद उसके साढ़े कद्दू जो होते हैं बनाया हुआ बढ़िया से डिजाइन किया हुआ सब तोड़ देते हैं, जो कोहड़ा होता है ऐसे। आप पढ़े होंगे कितनी स्थिति रहती है, क्या बहुत मोह आता है ना, थोड़ा इमोशनल टाइप के भी हो जाते हैं लोग, पढ़ते हैं उसको। तो क्या कहानी है, मज़ेदार कहानी है। तो सारा चीज़ आप पढ़े होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिगानोया का द आर्टिस्ट के राइटर ये हैं, ठीक है। ये भी एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना।
तो ये भी एक कहानी विधा में लिखी गई है, द आर्टिस्ट। और जो द आर्टिस्ट है, आप जानते हैं कि इनकी जो जन्म हुई थी 1883 ईस्वी में, लगभग इनकी जन्म हुई थी 1883 ईस्वी में। और लगभग इनकी अगर मृत्यु की मैं बात करूँ तो लगभग 1971 ईस्वी तक शायद मर गए थे, ठीक है ना। 1973 में मर गए थे, 1883 में जन्म लेके 1971 में मर गए थे, ठीक है ना। इसी कुछ रहा है द आर्टिस्ट जो है। तो हमको लगता है कि 1883 में ही जन्म लिए थे, चूँकि हम इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि 1883 ईस्वी में ही है या फिर और कुछ है, क्योंकि गलत याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंफर्म आदमी को कर लेना चाहिए, है कि नहीं। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख लीजिए, इनकी जो जन्म हुई थी वह हो गया था 1883 ईस्वी में और 1971 में मर गए थे। हम बतलाए हैं कि बॉर्न जो हुआ है इनका 1883 ईस्वी में हुआ है, 1883 में जन्म हुआ है, और इनकी जो डाइड हुआ है 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मुझे कुछ याद थी। तो 1883 में इनकी जन्म हुई थी और 1883 आप जानते हैं 1883 में जन्म, 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनकी जो ये जो सही उत्तर जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा, सी गाना हो जाएगा द आर्टिस्ट का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है कि सीगा नोए का जन्म कब हुआ था। तो अभी हम तुरंत ही बतलाए थे कि सीगा नोए का जन्म कब हुआ था मित्रों। तो जो सीगा नोया का जन्म हुआ था वह हुआ था 1883 से, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था सीगा नोया का और 1971 ईस्वी में मर गए थे। एक जैपनीज स्टोरी है जो द आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं हम सातवां क्वेश्चन की ओर। जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से है मित्रों, देखिए मैंने और छोटा कर दिया है, आप देखिए कुछ। द न्यूज़पेपर इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, जो न्यूज़ है वह न्यूज़पेपर वाले क्या कर देते हैं सामान्यतः, ठीक है ना। न्यूज़ को न्यूज़पेपर वाले आखिर क्या कर देते हैं, तो वह जनरली टू द पॉइंट, नहीं टू द पॉइंट तो लिख ही नहीं सकते, जैसे है वैसे। सम वाट चेंज, मतलब ना कुछ कुछ क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कम्प्लीटली चेंज, पूरी तरह से परिवर्तित तो नहीं करते हैं, लेकिन सम वाट चेंज कर देते हैं, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन के बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है मित्र, तो अब कुछ अगर आप लोगों की अगर इच्छाएं हो तो इसके बारे में बतला दें। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि इतना सारा जो इनके बारे में विस्तृत में बताता हूँ ये सही रहेगा या फिर केवल आंसर टिक मार करके चला जाऊँ, ठीक है ना। तो हमें तो यह हमें ऐसा टिक मार करके जाना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि आपको इस क्वेश्चन के अलावा भी मैं अगल बगल के बहुत सारे क्वेश्चन बता दूं, ताकि अगर कोई अगल बगल के भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से बना पाएँ, ठीक है ना। मेरा यही ध्येय रहती है। तो आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर जो है यह किस चैप्टर से उद्धृत है, तो यह हाउ फ्री द प्रेस से उद्धृत है, जिसका जो राइटर है डोरोथी एल सेयर्स है। तो हाउ फ्री द जो प्रेस है वो क्या है, एक ऐसे में लिखा गया है, निबंध है। तो हाउ फ्री द प्रेस को आप जानबे करते हैं कि डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ होगा। डोरोथी एल सेयर्स का जो जन्म हुआ था, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मुझे डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हो रखा होगा, 1892 है, नहीं तो डोरोथी एल सेयर्स का जन्म जो हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफर्म करके मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डोरोथी एल सेयर्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1893 ईस्वी में, ठीक है ना। 1893 में जन्म हुआ था और 1957 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। तो डोरोथी एल सेयर्स का जो जन्म हुआ था मित्र, कब हुआ था, बॉर्न जो हुआ था बी, ठीक है ना, बी से आप समझ जाइए कि बॉर्न। जो इनकी जो जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में डोरोथी एल सेयर्स का जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हो गया था 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था डोरोथी एल सेयर्स को। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हैं डोरोथी एल सेयर्स के बारे में, आप काफ़ी चीज़ आप जान भी गए हैं। और डोरोथी एल सेयर्स जो थी वह मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वह
ग्रेजुएट होने वाली सारी औरतों में से वह एक थी, ठीक है ना। एकदम सबसे पहले जो ग्रेजुएट होने वाली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से औरतों में, वो डोरोथी एल सेयर्स थी, ठीक है कि नहीं। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों वह है गांधीज होल्ड वाज अपॉन। गांधी जी आखिर किन चीज़ों को होल्ड करते थे? इंटेलेक्चुअल्स को भी जो बौद्धिक है उसको भी, और पीजेंट्स जो किसान हैं उनको भी। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में हमने बतलाया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आपको बतला भी दिए, ठीक है ना। तो आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इंटेलेक्चुअल्स बौद्धिक और पीजेंट्स किसान, मतलब दोनों तरीकों से, क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता कब हो सकती है, जब सब लोगों को एक साथ मिला करके हम लोग चलाएंगे। तो बैलेंस लेकर चलना पड़ता है, ऐसा नहीं किसी को से आप दुश्मनी है, ठीक है ना। देखिए खुश रहने के लिए दो तरीका है, ठीक है ना। चाहे तो माफ़ कर दो उनको जिनके बिना आप रह नहीं सकते, चाहे तो माफ़ कर दो उनको जिनके बिना तुम रह नहीं सकते, या फिर भूल जाओ उनको जिनको माफ़ कर नहीं सकते, या फिर भूल जाओ उनको जिनको माफ़ कर नहीं सकते। तो खुश रहने के लिए तो यही तरीका है। चाहे तो आप भूल जाओ उनको जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं माफ़ करना, या फिर माफ़ कर दो उनको जिनके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जिनके बिना आपको मन नहीं लगता, तो उनको तो माफ़ करना ही पड़ेगा, तभी तो आप खुश रख सकते हैं, नहीं तो उदासी तो रहेगी आपकी चेहरे पर, रहेगी कि नहीं। देखिए तो 8वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। जो 9th नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ये भी जो क्वेश्चन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से उद्धृत है। आप क्वेश्चन देख करके आप पहचान जाइएगा कि कौन सा चैप्टर से उद्धृत है। मैंने सारे चैप्टर ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा दी है, केवल एक चैप्टर बचा हुआ है, मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना। मैरिज प्रपोजल अब बच चुका है, थोड़ा सा बस 15-20 मिनट का काम है। 11वां जो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है क्या बोल सकते हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स IPS पक्का। उसके बाद फिर सारा पोएट्री सेक्शन तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और मैरिज प्रपोजल कल बची है तो अभी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा दिया है, और एक एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आप यह पता कर लें कि आखिर ये कौन चैप्टर से। मैं जैसे बता दे रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन चैप्टर से, उनके बारे में डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियो तो इसी प्रकार से बनेगी, ठीक है। अगर जो व्यक्ति अगर मन मार कर अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। केवल टिक मार देने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगल बगल के बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग समय दीजिएगा तभी आप लोग सीखिएगा, ठीक है। समय चाहे आप यहाँ दीजिए चाहे वहाँ दीजिए, समय दीजिएगा तभी आप सीखिएगा, ये तो बिल्कुल यकीनन सही है, ठीक है। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ, मतलब राजनीतिक से ज़्यादा वह क्या थे, कौन थे व्यक्ति जो राजनीति से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता भी थे, कौन थे। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जिसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुजीत कुमार तो होगा नहीं सही उत्तर, ठीक है ना, बी ऑप्शन। लेकिन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। इन लोगों का नाम जो रहती है ऐसा होती है कि इनके पिता की जी का भी नाम इसमें जुटा हुआ रहता है। तो आगे देखिए, ओहो, आप देख सकते हैं कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरह के है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, भारत के, वो कब बने थे? तो 1967 से बने थे। हमने जाकिर हुसैन के बारे में तो मैंने पूरा डिटेल बतलाया था कि हमने डिटेल बतलाया था कि नहीं बतलाया था। हमने डिटेल बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कि बॉर्न जो हुआ था उनका जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। और उनकी डाइड हुआ था 1969 ईस्वी में, मर गए थे। राष्ट्रपति 67 बने और 2 वर्ष के अंतराल में मर गए थे। पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जो बने थे मित्रों वह बने थे
57 ईस्वी में वह बिहार का गवर्नर बने थे। उसके बाद 5 साल पूर्ण अवधि करने के पश्चात उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गए। क्या बन गए? वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो वाइस जो प्रेसिडेंट बने वह कब बने थे? 1962 ईस्वी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, 2 इधर लिखा हुआ है। 1962 में वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वह बने कब? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में बन गए थे। ठीक है ना, क्योंकि 1962 ईस्वी में बन गया वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट 5 साल रहे। उसके बाद फिर 1967 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है ना, जो कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद 1967 में शपथ भी लिए थे, तो इनके बारे में आप बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन तो आपको हो ही गया, 10 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ओहो 11वां जो क्वेश्चन है मित्रों वह है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस? हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ स्नफ? तो ये पिंच ऑफ स्नफ के जो ऑथर हैं वो कौन है? मनोहरमल गांवकर। इनके बारे में मैंने पूरी तरह से बता दिया है। अब देखिए बता दिए तो कितनी आसान हो गया, आने वाले और क्वेश्चन भी आपको बन गया बहुत आसानी से, है ना। तो यही फायदा होती है आपको, एक बार समय तो लगेगा लेकिन उसके बाद हमारी स्पीड तेज हो जाती है। तो मनोहर माल गांवकर होगा। ठीक है, नहीं कि मुरली मनोहर जोशी होगा, नहीं कि गौतम कुमार होगा, नहीं कि विक्रम नेपाल होगा। जब क्या होगा? मनोहर माल गांवकर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन को। जो 12वां नंबर क्वेश्चन है मित्रों वह है, द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू? जो शब्द डेवलपमेंट है वह किसे है? तो मैन से है। तो यह आप बतलाइए कि यह किस चैप्टर से उद्धृत है भाई? तो यह जो चैप्टर उद्धृत है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है ना, आइडियाज दैट हैड हेल्प मैनकाइंड से उद्धृत है। और आप जानते हैं कि इसका जो राइटर है, इसका राइटर आप बर्ट्रैंड रसेल को आप बोल सकते हैं कि यह बर्ट्रैंड रसेल की राइटर है, राइटर बोल रहे हैं राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। और आप जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल का जो जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, और 1970 ईस्वी में बेचारे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, 1872 में जन्म लिया, 1970 में मर गए थे। और इनकी जो नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था 1900। नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला वह मेरा था नोबेल प्राइज़, वह नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 ईस्वी में। इन्हें नोबेल प्राइज़ से सभी सम्मानित किया गया था बर्ट्रैंड रसेल को। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। जन्म कब हुआ था मित्रों? इनकी जो जन्म हुआ था 1900, इनकी जन्म हुआ था जन्म बॉर्न हो गया था 1872 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु जो हो गया था, डाइड मर गए थे 1970 में मरे थे क्या? हाँ 1970 ईस्वी में मर गए थे। ठीक है, 1872 में जन्म लिया, 1970 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसेल मर गए थे। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने आपको साथ साथ जन्म मृत्यु सारे के सारा आपको बता दे रहा हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए आसानी से। 13 जो क्वेश्चन है, इफ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम? तो ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है, चाइल्ड इज बॉर्न जो है वह किस बुक से लिया गया है? तो ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है से वह लिया गया है वो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रियर का जन्म शायद मुझे लगता है कि 1939 में जन्म लिए थे। मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूं, और इनकी मृत्यु का कोई पता नहीं है। पूर्ण मैं विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूँ कि शायद 1939, देखिए हाँ 1939 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी मित्रों। तो 1939 ईस्वी में जन्म हुआ था जर्मन ग्रियर का। ठीक है ना, मृत्यु फिलहाल पता नहीं है। ठीक है ना, चूँकि मृत्यु भी नहीं दे रखा है किताब में। तो जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था जर्मन गिरियर का। जर्मन गिरियर जो थे से ज़्यादातर उनकी आप जानते हैं कि एक औरत हैं, समझिए तो लेडीज हैं, तो महिलाओं को जो फीलिंग होती है वो समझते हैं। तो वो लिखे हैं कि किस तरह से कैसे कैसे क्या होती है महिलाओं को जब गर्भावस्था में रहती है, तो
किस तरह से कौन कौन देख रेख करता है, क्या करता है, कहाँ अच्छा लगता है औरतों को, कहाँ उनको देख रेख ज़्यादा होती है, कहाँ भेज देनी चाहिए, किसके साथ कौन ज़्यादा रहता है, किसको कौन कहते हैं। तो सारा का सारा जो डिटेल है वह बतलाया गया था इस चाइल्ड इज बॉर्न में, तो उसको आप पढ़े होंगे बहुत मज़ेदारी के साथ, ठीक है ना। आप अगर कहानी समझ जाते हैं, जो भी कविता हो, कहानी हो, निबंध हो या फिर जो भी हो, स्पीच हो, आपको अगर इसको, हम लोग चूँकि इंडियन है तो हमको हिंदी तो समझना पड़ेगा। अगर हम हिंदी समझ जाते हैं तो सारा का सारा प्रश्न के उत्तर हम लोग बना पाते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। When Dorothy Elseyes became one of the first women to graduate from Oxford University। तो क्वेश्चन तो हमने बताया ही था, क्योंकि यह जो उद्धृत है वो हाउ फ्री इज द प्रेस से उद्धृत है, जो कि डोरथी एल्सेयस के द्वारा लिखा गया है। तो डोरथी एल्सेयस के द्वारा लिखा गया हाउ फ्री इज द प्रेस, उसमें हमने बतलाया भी था, बहुत सारे हमने चर्चा भी किया था डोरथी एल्सेयस के बारे में। तो डोरथी एल्सेयस के बारे में हमने चर्चा भी किया था कि 1915 ईस्वी में फर्स्ट वुमेन थी जो ग्रेजुएट हुई थी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको हम बतलाए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में क्या हुई थी? ग्रेजुएट हुई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न है और आज की यह लास्ट प्रश्न है, 15 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जो 15 क्वेश्चन है, हु लेट पियर्सबर्ग नो अबाउट बौद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना। तो पियर्सबर्ग के द्वारा नो अबाउट बौद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब जो लॉर्ड बुद्धा हैं, बुद्ध जी के बारे में जो उनकी जो जीवन हिस्ट्री है उसके बारे में, बौद्धिज्म के बारे में जो बतलाए थे वो कौन बतलाए थे? तो उनके फादर बतलाए थे। ये तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ। तो कौन बतलाए थे मित्रों? फादर बतलाए थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही शुरू कीजिएगा क्वेश्चन में, जैसे ही जाइएगा पेज पलटिएगा, दाएं साइड आप देखिएगा, तो दाएं साइड देखिएगा और थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि फादर ने इस बात को बतलाया था। बिल्कुल हमको एकदम दिमाग में छपा हुआ है, आँख के नज़रों तर आ रहा है कि वहाँ पे एकदम बिल्कुल लिखा हुआ था, बिल्कुल वहीं पे है, ठीक है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं इंडिया थ्रू टेबल से उसमें। तो 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, लोगों को बतलाइए कि 12th क्लास का आगाज़ हो चुका है, 12th क्लास का टेंशन अब ख़त्म है। आप चैनल ज्वाइन कीजिए सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, और रेगुलर पढ़िए रात के शाम 9 बजे, ठीक है। तो अब बिल्कुल शाम 9 बजे प्रतिदिन वीडियो जाएगा, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी कि हम यही सेटिंग कर रहे थे, हम कॉपी पे बनाते थे, अब जो है से इसी तरह से आपको बोर्ड पर बता देंगे, पढ़ा देंगे। तो ये सब व्यवस्था करने में थोड़ा सा कुछ टाइम लगती है, तो ये सब चीज़ हो गई है। उसके बाद मैं आपको इसी पर मैं बताते जाऊंगा, ना आपको हिलने का डर रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना मक्खी बैठेगा, ना कुछ बैठेगा, ठीक है। पहले मक्खी बैठ जाता था, बहुत सारा चीज़ होता था। मैं लाइव स्टार्ट करने की कोशिश किया था कि आप लोग ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे नेट अच्छी तरह से, जिसकी वजह से हमको रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है। और मैं वीडियो शाम को 9 बजे में डाल दूँगा, ठीक है। हाँ हाँ। और 10th क्लास का 7 बजे। अगर भाई बहन अगर 10th क्लास के होंगे तो आप बता दीजिएगा, वही पढ़ाई लिखाई अपना कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विकास कीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग स्टॉप करते हैं।